हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर। तो इससे पहले हम लोगों ने लिगेंड्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वीबीटी के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो सीएफटी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सीएफटी को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझनी है जो किसी और चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बट यहाँ पर भी देख लेते हैं, सवाल यहाँ से भी मिल जाता है उसमें कि आपके पास जो डी ऑर्बिटल होता है, टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? वो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। उसमें से 3 ऑर्बिटल जो होते हैं वो एक कैटेगरी के होते हैं, यानी कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। 3 ऑर्बिटल ये हैं। बाकी 2 ऑर्बिटल हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, इन ऑर्बिटल्स को कहा जाता है एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं इन्हें? एक्सियल ऑर्बिटल्स। और इन्हें कहा जाता है, सॉरी, ये आपके नॉन एक्सियल हैं और इन्हें कहा जाएगा एक्सियल ऑर्बिटल। मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूं अभी। एक्सियल ऑर्बिटल्स ऐसे ऑर्बिटल्स जो एक्सिस के ऊपर लाइज करते हैं। कैसे ड्रॉ होते हैं इनके? एक्सिस के ऊपर ये आते हैं, जैसे एक्स और वाई एक्सिस है तो ये एक्स के ऊपर आएगा और ये वाई के ऊपर आएगा। तो ये हुआ आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर ऐसे ही आपका डी जेड स्क्वायर होता है, इसको जेड एक्सिस मान लीजिए। तो ये जेड इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे एक सर्किल बनाना है आपने, ठीक है। ये एक्स वाई एक्सिस ऐसे बाहर की तरफ होगी 3D में, तो 2D में हम इसे ऐसे दिखा देते हैं। यहाँ पे भी आप दिखा सकते हो एक एक्सिस। क्लियर? तो ये दोनों ही ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? एक्सियल ऑर्बिटल्स कहते हैं, राइट। उसके बाद नॉन एक्सियल क्या होते हैं? जो डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स हैं। जैसे ये एक्स और वाई मैंने बना दिया, तो ये एक्सिस के बीच में लाइज करते हैं। कट नहीं करेंगे एक्सिस को, एक्सिस के बीच में लाइज करेंगे। अगर इस x की जगह में यहाँ पे y लिख देता हूँ और ये z, तो ये आंसर हो जाएगा डी वाई जेड। यहाँ z लिख दो, यहाँ x, तो डी जेड एक्स। तो बेसिकली इन तीनों के डायग्राम सेम रहेंगे, तो मैं यहाँ से ही हटा देता हूँ। तो ये हो गया आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। क्लियर? तो हमारे पास 2 तरह के ऑर्बिटल्स हो गए, एक्सियल और नॉन एक्सियल। एक्सियल ऑर्बिटल्स में हमारे पास कौन से आते हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। नॉन एक्सियल में हमारे पास आते हैं डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, राइट। तो ये ऑर्बिटल आपने ध्यान रखने। अब बात करते हैं सीएफटी के कॉन्सेप्ट की। तो अकॉर्डिंग टू सीएफटी, सीएफटी के अकॉर्डिंग और वीबीटी के अकॉर्डिंग, सीएफटी के अकॉर्डिंग जो है, मेटल और लिगेंड्स के बीच में आयनिक इंटरेक्शन होता है। कैसा इंटरेक्शन होता है? आयोनिक इंटरेक्शन होता है। एक तरह का आयनिक बॉन्ड होता है, आप ऐसा बोल सकते हो। वीबीटी ये कहती है मेटल और लिगेंड के बीच में बनने वाले बॉन्ड कैसे होते हैं? आयनिक। वीबीटी, सॉरी, सीएफटी, वीबीटी क्या कहती है? मेटल और लिगेंड्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड कैसे हैं? कोऑर्डिनेट, जो चैप्टर का नाम भी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कैसा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, राइट। इनका कहना यह है कि मेटल शुड बी पॉजिटिवली चार्ज, कंपलसरी है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो मेटल और लिगेंड के बीच में होने वाले अट्रैक्शन 2 तरह के होंगे। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है और जो लिगेंड आ रहा है, अगर उस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, लाइक Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव, कोई नेगेटिव लिगेंड है, तो अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे आप? आयन आयन अट्रैक्शन या आयन आयन इंटरेक्शन, ठीक है। आयन आयन इंटरेक्शन, क्योंकि दोनों आयन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लिगेंड्स आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज नहीं होते हैं वो लिगेंड आपके कैसे होंगे? पोलर होंगे। एग्जाम्पल, जैसे ये M पॉजिटिव इंटरेक्ट करेगा वाटर के साथ, तो कैसे करेगा? ये वाटर का नेगेटिव वाला पार्ट इधर होगा, पॉजिटिव वाला पार्ट इधर, तो ऐसा तो हो ही सकता है। तो सीएफटी के अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड्स के बीच के इंटरेक्शन कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं।
वीबीटी के अकॉर्डिंग कैसे होते हैं? कोऑर्डिनेट होते हैं। सीएफटी जो है वो सिर्फ कौन से ऑर्बिटल्स को यूज करना जानती है? डी ऑर्बिटल को। ओनली डी ऑर्बिटल यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जबकि वीबीटी में एस ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होते हैं, पी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होते हैं और डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ये सब बता जाते हैं। सीएफटी से आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं बता सकते, वीबीटी से बता सकते हैं। सीएफटी से आप बता सकते हैं कि कोई कंपाउंड कलर्ड है या नहीं है, लेकिन वीबीटी से हम ऐसा आंसर नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग वीबीटी से भी बता देते हैं, लेकिन वो वीबीटी का प्रिंसिपल नहीं है बताने का, ठीक है, वो इसने सिखाया हमें। तो ये मेन चीज है। तो पहला पॉइंट आपने यही ध्यान रखना है कि वीबीटी और सीएफटी में डिफरेंस क्या है। वीबीटी के अकॉर्डिंग मेटल लिगेंड्स के बीच में क्या है? बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, जबकि सीएफटी के अकॉर्डिंग इनके बीच में अट्रैक्शन या इंटरेक्शन या बॉन्ड कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं, राइट। तो ये कहानी है छोटी सी वीबीटी और सीएफटी के बीच में डिफरेंस की। अब इसके बाद हमें सीएफटी डायग्राम पढ़ने हैं ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए। तो इसकी डीपर कॉन्सेप्ट पे तो मैं नहीं जा रहा हूँ, वो भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं डीप कॉन्सेप्ट तो मैं उसका लेक्चर अलग से बना हुआ है, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप लोग चाहें तो उसको डीप पढ़ सकते हैं। बट एग्जाम टाइम है अभी तो जरूरत है नहीं, चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसे फॉर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स अप्रोचेस किस डायरेक्शन से आएंगे? लिगेंड्स अप्रोचेस फ्रॉम एक्सिस, जो भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है उस डायरेक्शन से लिगेंड आते हैं। तुम्हें याद क्या करना है कि जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल होता है उसमें हमारे पास जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3, 4 और ये 5, जब लिगेंड्स आते हैं तो इनके रिपल्शन की वजह से ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। नीचे आते हैं 3 ऑर्बिटल और ऊपर आते हैं आपके 2 ऑर्बिटल्स। जो नीचे 3 आते हैं उनका नाम है एक्स वाई, वाई जेड। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, क्वेश्चन कैसे होने बताते हैं। और ऊपर वालों को बोला जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। दोनों के डायग्राम अलग है। इन दोनों में एक्सियल ऑर्बिटल कौन से थे? ये वाले। और मैंने कहा लिगेंड्स भी कहां से आ रहे हैं? एक्सिस से। तो लिगेंड भी एक्सिस से आ रहे हैं और ये भी एक्सिस में बैठे हैं, तो ज्यादा रिपल्शन किनके साथ हुआ? इनके साथ। इसीलिए इनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ी और इनकी एनर्जी कम बढ़ी है। समझ में आई बात? तो इस एनर्जी गैप को, अच्छा इसको कहते क्या है हम? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम। कि स्प्लिट हो गया, फट गया, ब्रेक हो गया। इसके बीच के गैप को बोला जाता है डेल्टा ओ, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। फिर यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 5। इन 2 ऑर्बिटल की एनर्जी इन 3 से क्या हुई है? बढ़ गई है, तो आप लिखेंगे +3/5 डेल्टा ओ। ऐसे ही यहां का गैप निकालेंगे तो आप बोलेंगे टोटल ऑर्बिटल 5 है, इन 3 की एनर्जी इन 2 से कम हो गई है, तो -2/5 डेल्टा ओ। या आप डायरेक्ट याद रख लें +0.6 डेल्टा ओ और यहाँ पे याद रख लें -0.4 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ क्या है यहाँ पे? ऑक्टाहेड्रल एनर्जी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन तीनों ऑर्बिटल्स को जो पढ़ा जाता है, हम क्या पढ़ते हैं? इन्हें पढ़ते हैं T2G। और इन दोनों ऑर्बिटल्स को क्या पढ़ा जाता है? EG। T2G का मतलब है ट्रिपली जनरेट और इसका मतलब है डबली जनरेट। अब बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन है वीडियो को पीछे करके दोबारा से उसको बना के देखने का कि कैसे बनता हुआ आया है। ऑफलाइन में सुविधा नहीं होती है, तो कई बार हमें मिटाना पड़ता है, ठीक है, फिर बनाना पड़ता है। तो आप लोग पीछे करें, देख लें कि क्या क्या पॉइंट मैंने बताए हुए हैं। क्लियर हुआ? तो कहानी ये है कि आपने ध्यान रखना है कि ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होती है तो 3 नीचे आते हैं और 2, बिल्कुल सही जवाब, 3 नीचे और 2 ऊपर। नीचे वालों को बोलते हैं ट्रिपली जनरेट यानी कि T2G और ऊपर वालों को बोलते हैं EG ऑर्बिटल्स, राइट। क्लियर है इतना? ओके। अब बात करते हैं हम इनमें क्वेश्चंस कैसे हमें करने हैं, राइट। तो क्वेश्चंस करने के लिए पहले मैं यहां से एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके। तो एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरीके का है
मान लीजिए हम आपको एग्जांपल देते हैं, FeH2O का होल 6 3 पॉजिटिव। ठीक है, इसका CFT डायग्राम बताना है और क्या क्या चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। एग्जाम में तो एक ही चीज कैलकुलेट करवा रहे हैं, लेकिन बनाना तो पड़ेगा डायग्राम, राइट। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो हमेशा की तरह X, H2O कितना 0। अब इसमें तो तुम्हारी स्पीड आ गई होगी, तो X इज इक्वल टू आ रहा है +3। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, यानी कि 3d6 4s2। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 3 इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो क्या बन जाएगा, 2 यहां से चले गए, यहां से 3d5। तो तुम्हारे पास D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो अब तुम ड्रॉ बनाना शुरू करो D5 का। तो तुम्हारे पास D में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। CFT डायग्राम बनाने के लिए कहा है, तो आपको पता है 2 पार्ट में टूट जाएगा। 2 ऑर्बिटल नीचे आएंगे, सॉरी 3 ऑर्बिटल नीचे आएंगे और 2 ऑर्बिटल कहाँ आएंगे, आपके ऊपर आएंगे। नीचे आपका T2G बैठा है और ऊपर कौन बैठा है, EG बैठा है। ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन यहां भरने हैं। लिगेंड कैसा है, वीक। अगर वीक लिगेंड है तो ये गैप बहुत ज्यादा नहीं होगा, ये गैप बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो जब आप 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3, तो आप ऊपर जा सकते हैं 4 5। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए। दूसरा केस भी अभी मैं समझाऊंगा, अगर गैप ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या करना है, वीक है अभी। पहला सवाल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है, 1s2 2s2 वाला नहीं, इस कॉम्प्लेक्स का बताना है। तो क्या बोलोगे, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और EG में कितने, 2। पहला, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बिल्कुल सर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो कैसा होगा नेचर, पैरामैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 5.8। कलर्ड है या नहीं, कलर्ड होगा या नहीं होगा, उसके लिए क्या देखने होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसा होगा, कलर्ड होगा। तो ये बातें यहां से बताई जा सकती है। क्लियर हुआ। अगर यही एग्जाम्पल होता आपके पास किसके लिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए, मतलब इस H2O की जगह अगर मैं यहाँ पे Cn रख देता हूं, ठीक है, इस H2O की जगह क्या करते हैं, Cn रख देते हैं, Cn नेगेटिव रख देते हैं। और कॉम्प्लेक्स को चलो मैं बना ही देता हूं यहाँ पे एक एग्जांपल इसका। लिखो FeCN का होल 6 3 नेगेटिव, FeCN का होल 6 3 नेगेटिव। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, कितनी आ गई, +3 आ गई। तो अभी तुम लोगों ने आयरन +3 बनाया था, कितना आया था, D5। तो मैंने D5 तुम्हें दे दिया। अब तुम 2 पार्ट में तोड़ो, पेपर के लिए बनाना है, जल्दी जल्दी बना दोगे। 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर। अब क्योंकि लिगेंड स्ट्रांग है तो एक गैप बहुत ज्यादा होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन नीचे ही भर जाएंगे। जब तक नीचे नहीं भरोगे तब तक ऊपर नहीं जाना है। तो 1 2 3 4 5 ऊपर नहीं गए, तो EG खाली रह गया और T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5, EG 0। तो पहला आंसर कॉन्फ़िगरेशन, T2G 5 EG 0। पैरामैग्नेटिक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 1.8। तो ऐसे करना है, आई बात समझ में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो गैप बहुत बढ़ा दो, ऊपर नहीं जा सकते, नीचे भरने पड़ेंगे पहले इलेक्ट्रॉन। गैप कम है, वीक लिगेंड है तो भरो जैसे भरा करते थे आज से पहले। अब और क्या क्या तरीके हैं इस सवाल पूछे जाने के। आपको दिया जाए D4, D में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 कंडीशन में आपको दे रहा हूं। पहली, मैं आपसे कहूं कि ऑक्टाहेड्रल एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, यानी कि जोड़े बनाना मुश्किल है, सॉरी जोड़े बनाना इजी है, उसमें कम एनर्जी लग रही है, जबकि ऑक्टाहेड्रल यानी कि गैप बहुत ज्यादा है। दूसरी कंडीशन,
इस केस के लिए ऑक्टाहेड्रल एनर्जी कम हो, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो, पेयरिंग करना मुश्किल हो और गैप कम हो तो चले जाओगे इलेक्ट्रॉन ऊपर। ऐसा कब होता है? दूसरा तरीका क्या होता है इसे बोलने का कि आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कौन सा लिगेंड है, बोला नहीं जाएगा तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया है तो वो ये वाला केस है। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है रिपल्शन ज्यादा होता है, गैप ज्यादा, बात तो एक ही है। ऐसे ही ये ना देके आपको ये दिया हो कि लिगेंड कैसा है, वीक, जो अभी हम लोगों ने किया, वीक लिगेंड था तो हमने कहा गैप कम है, नीचे भर देंगे सारे इलेक्ट्रॉन। तीसरा, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, गैप कम है, सॉरी गैप बहुत ज्यादा है तो सारे इलेक्ट्रॉन नीचे भर जाते हैं तो स्पिन कैसा आता है, लो आता है। अगर गैप बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन फैल सकते हैं तो कैसा स्पिन आता है, हाई स्पिन। तो ये तीन तरीके भी हो सकते हैं आपसे पूछे जाने के, तीनों में से कोई भी दे दे, या तो ऐसे पूछे या ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो D4 को बना के देखते हैं। तो D4 पहले वाले केस के लिए अगर बनाओगे तो पहले वाले केस में क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, गैप बहुत ज्यादा है तो गैप में ज्यादा दिखा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। पहला केस तो ये बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 4, तो गैप ज्यादा है, पहले सारे इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, राइट। अब दूसरा केस, अब गैप कम है, ठीक है, क्योंकि लिगेंड कैसा है, वीक है, एनर्जी कम है, हाई स्पिन है, फैले रहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो आप कैसे भरोगे 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ऊपर चले जाओगे 4। तो यहां से कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, T2G4, यहां से Eg0, यहां कितना आया, T2G3, Eg1। क्लियर हुआ? तो CFT से बस इसी तरह के सवाल होते हैं कि आपको CFT के थ्रू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ सकते हैं, ये रिलेशन पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कब कौन ज्यादा होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो ऑक्टेट एनर्जी ज्यादा होगी, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। क्लियर हो गया होगा? तो ये कहानी होती है हमारी CFT की। फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने डायग्राम देखे हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब हेडिंग डालेंगे फॉर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में डायग्राम उल्टा कर लेना है, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा नहीं जाना है। तो टेट्राहेड्रल के लिए पूरा डायग्राम आप रिवर्स कर देंगे। तो ये जो 5 ऑर्बिटल है, इस बार उन 3 की एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगी, यानी कि डायरेक्शन आने की लिगेंड्स की अलग हो गई होगी। तो इसे बोलते हैं E, इसको बोलते हैं T2। यहाँ पे G लगाने की जरूरत नहीं है, टेट्राहेड्रल को इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। इसके बीच के गैप को क्या कहेंगे, डेल्टा T। और यहाँ पे भी वैल्यू को आपने रिवर्स करना है, क्या आ जाएगी यहाँ पर, बस प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, डेल्टा T, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी -0.6 डेल्टा T। क्लियर हुआ? तो ये कहानी है आपकी टेट्राहेड्रल के लिए। क्या इसमें भी वैसे ही केस बनाए जाएंगे जैसे अभी तक हम बना रहे थे? तो आंसर इज नो। यहाँ पर ऐसे केस हमें बनाने की जरूरत नहीं है। उसका एक रीजन ये है कि जो टेट्राहेड्रल एनर्जी होती है वो हमेशा कम होती है पेयरिंग एनर्जी से, यानी कि टेट्राहेड्रल ये एनर्जी गैप इतना ज्यादा नहीं होता है जितना पेयरिंग करना मुश्किल होता है, जोड़े बनाना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन भरने हो, स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, मान लो इसमें तुम्हें 4 इलेक्ट्रॉन भरने इसी डायग्राम में, ये 6 भरने हैं तुम्हें, तो तुम 1 2 चुपचाप ऊपर चले जाओगे, इतना ज्यादा गैप नहीं, हमेशा जा सकते हो टेट्राहेड्रल में। पेयरिंग करना मुश्किल है, जोड़े बनाओगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो 1 2 3 4 5, फिर वापस नीचे आ जाओगे 6, ऐसे होगा। क्लियर हुआ? तो इसलिए टेट्राहेड्रल से बेसिकली कोई सवाल नहीं होता है। एक ये रिलेशन इसमें इंपॉर्टेंट होता है, एक रिलेशन और, डेल्टा T और डेल्टा O में क्या रिलेशन है? तो ऑक्टाहेड्रल एनर्जी जाहिर सी बात है ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? तो डेल्टा T जो होता है 4/9 ऑफ डेल्टा O होता है, यानी कि डेल्टा T कम होता है और डेल्टा O क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है? तो ये कहानी, एक ऑर्डर आप याद रखेंगे, सबसे ज्यादा ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो किसकी होती है, स्क्वायर, प्लेनर, फिर उसके बाद आता है ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद आता है टेट्राहेड्रल। तो ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, इसके लिए डायग्राम ध्यान में रखना है और उसके लिए कैलकुलेशन भी आपने करना है। अब मैं बात करता हूं CFSC निकालने की, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी।
तो अगली हेडिंग है हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो हम समझते हैं। तो CFSE निकालने के लिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ पर D4, और D4 मान लीजिए मैंने कैसा लिया है, लो स्पिन, क्योंकि ये तो हमें गिवन होगा पेपर में, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस में इतना बताने के बाद भी डाउट आ रहा है तो आपको पता तो है ही, अगर फिर भी आप लोग नए तो मैं एक बार बता देता हूँ कि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो हमारे लेक्चर्स अलग से आते हैं क्वेश्चंस के लिए, जिसमें हम अलग से MCQ सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चलिए, लो स्पिन, तो लो स्पिन आपने बनाना है D4, और किसके लिए है ये, ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो ऑक्टाहेड्रल में डायग्राम आपको पता है, वैसे तो हाई स्पिन लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल के लिए ही होता है, जाहिर सी बात है, टेट्राहेड्रल में तो कोई केस है ही नहीं ना, ठीक है। तो 3 ऑर्बिटल नीचे आएंगे लाइक T2G, एंड 2 ऊपर आ जाएंगे लाइक EG। 4 इलेक्ट्रॉन भरने, लो स्पिन यानी कि सब मिला के भरो, तो 1 2 3 4, राइट। फिर तुम्हें ये गैप याद होना चाहिए, कितना लिखाया था मैंने अभी, बोलो। ये ऊपर वाली वैल्यू थी +0.6 और नीचे वाली वैल्यू थी -0.4, डेल्टा O डेल्टा O। आगे बात समझ में। अब जब तुम्हारे पास D4 था तब ये ऑर्बिटल कुछ ऐसे थे, 1 2 3 4। क्या कोई पेयर बना था? नहीं। लेकिन क्या आप कोई पेयर बन रहा है? यस। तो एक पेयर बन गया, एक पेयरिंग एनर्जी लगी है, P लगाया है हमने। अब CFSE कैसे निकलेगी? देखो सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन है नीचे? 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 लिखो, इनटू कितनी है वैल्यू, एक के लिए कितनी होती है, 0.4, तो ये आ गया आपका डेल्टा O। ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन होता तो प्लस, जितने इलेक्ट्रॉन होते 0.6 से मल्टीप्लाई करते, फिलहाल कुछ नहीं है तो मैं लिख देता हूं फिर भी 0.6 इंटू 0, ठीक है। डेल्टा O को पूरा ही लगा देते हैं बाहर से, तो प्लस 0 इंटू 0.6, कौन सी एनर्जी, डेल्टा O, प्लस पहले कोई पेयर नहीं था, अब पेयर बना है, यानी कि एक पेयरिंग एनर्जी लगानी पड़ी है, तो कितना आ गया, 4 4 16, तो -1.600 है, डेल्टा O प्लस P, तो ये आंसर आपका आ गया है। समझ गए? नहीं समझे? एक और एग्जांपल। अब तुम्हारे पास है D6 और ये कैसा है, हाई स्पिन है, इलेक्ट्रॉन फैला के भरने हैं, ठीक है। तो बना देते हैं 3 ऑर्बिटल नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर, 6 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5, और ये वापस नीचे आ जाओगे अब 6। पहले वाला डायग्राम क्या होता अगर इसका बनाते तो 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने पेयर बने हैं, एक। बाद में भी कितने पेयर बन रहे हैं, एक ही बन रहे हैं। तो इसका मतलब आपने कोई एनर्जी नहीं दी है, पहले से ही थी इतनी एनर्जी, तो P नहीं आएगा यहाँ पे। CFSE निकालो चुपचाप। अब CFSE कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, बोलो 4, वैल्यू कितनी होती है नीचे के लिए, -0.4, प्लस ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, वैल्यू कितनी है, 0.6, कौन सी एनर्जी निकाल रहे हो, ये ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, तो ये आ जाएगा -1.6 और ये आ जाएगा तुम्हारा +1.2, डेल्टा O, तो 12 4 16, यानी कि -0.4 डेल्टा O। दिस इज द फाइनल आंसर। तो P कब आना है, समझ रहे हो मेरी बात? P तभी लगाओगे जब पहले कोई पेयर नहीं था, बाद में है। इसी में मैं एक एग्जांपल चेंज कर रहा हूं क्योंकि तुमने लिख लिया होगा, तुम्हारे पास ऑप्शन है, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये D6 होता, अगर ये D6 होता तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसा होता ना, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर तुम यहां 6 बनाते, कितने पेयर बन रहे हैं, 3, तो तुम क्या करते, तुम 3P लिख देते, तुम अपना दिमाग लगाते और तुम यहाँ क्या लिख देते, 3P। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारा दिमाग अभी यहाँ पे लगाने के लिए नहीं है, दिमाग तुम्हें पता है बहुत अच्छा है, यहाँ पे लगाने के लिए नहीं है, अभी गड़बड़ हो जाती है।
कितने पेयर थे पहले? एक पेयर पहले से था। कितने एक्स्ट्रा पेयर बने हैं? 2। तो एनर्जी एक्स्ट्रा 2 ही पी तो लगाए हैं, तो कितना पी आ जाता है फिर? 2p आता है यहाँ पे। समझ गए मेरी बात? तो पहले से पेयरिंग एनर्जी है यहाँ पर मेरे पास, इतनी एनर्जी है कि मैं एक पेयर बना लूं। तो मैंने एक्स्ट्रा पेयर 2 बनाए हैं, तो मैंने कहा तुमसे पी लेके आओ, तुम 3 पी उठा ला रहे हो, तुम्हें 2 ही लाने हैं। 1 पी की एनर्जी मेरे पास पहले से ही है प्यारे बच्चों। तो ये आंसर इस तरीके से आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करेंगे, टेट्राहेड्रल देख लिया, ऑक्टाहेड्रल देख लिया, सीएफएससी निकाल लिया। बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। ड्रॉ याद रखना है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में दिया है इसलिए बता रहा हूं। मन तो मेरा नहीं होता है इसे बताने का, क्योंकि क्या पता दे ही दें आपके पेपर में, क्या क्या देंगे, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको छोड़ के यही थोड़ी दे देंगे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर इजीली आप गेन कर सकते हैं तो फिर कर लेनी चाहिए। अगर मुश्किल है, बिल्कुल कहीं से लिंक है ही नहीं, टफ भी हो रहा है पढ़ना, तो फिर हमें छोड़ लेना चाहिए। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देखो, तुमने अभी डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करी, ऊपर तुमने क्या बनाया? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा क्या बनाया? डी जेड स्क्वायर। नीचे क्या बनाए? एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ये तो था तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल के लिए। अब जो हमारे पास आ रहा है वो कौन है? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले होते हैं उनके साथ रिपल्शन ज्यादा होता है, उनकी एनर्जी बढ़ती है। क्या याद रखना है? जिनमें एक्स वाई आ रहा होगा उनकी एनर्जी बढ़ाएंगे। एक्स वाई इसमें आ रहा है तो इसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा। इसमें आ रहा है एक्स वाई, ये भी ऊपर आ जाएगा। और यहां पे कौन बचा? डी जेड स्क्वायर, ये इससे नीचे आ जाएगा। और यहां कौन बचे? वो नीचे आ जाएंगे, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, क्या हुआ? आया समझ में? ये मुए मुए हो गया तो वीडियो पीछे करो और एक बार देख लो। समझ गए? क्या याद रखना है? एक्स वाई की एनर्जी क्या करनी है? बढ़ानी है। ऑर्डर लगाओ भाई, सबसे कम एनर्जी किसकी है? डी वाई जेड। इन दोनों की एनर्जी सेम है तो सेम का साइन लगा दो। फिर उसके बाद बढ़ गई एनर्जी, इससे ज्यादा एनर्जी किसकी है? डी जेड स्क्वायर की। उससे भी ज्यादा डी एक्स वाई की। उससे भी ज्यादा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पेपर में शायद इसको देखकर भी आंसर कर लोगे। जिस ऑप्शन में तुम्हें एक्स और वाई बढ़ते हुए दिख रहे होंगे उसमें तुम कहोगे कि हाँ भाई यही था स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सीएफएससी किसकी होती है? या ऑक्टाहेड्रल या हाँ सीएफएससी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होती है स्क्वायर प्लेनर की। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल की, और उसके बाद आती है कौन? टेट्राहेड्रल। तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। बस एक लास्ट में तुम्हें बता देता हूँ, क्या? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके बारे में आइडिया दे देते हैं, ठीक है ना? फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, 2 सवाल की पॉसिबिलिटी मुझे लगती है बस इससे। पहला कि क्या है, इतना पता हो आपको, ठीक है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? वो सीरीज जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करके बताती है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स के बारे में। जो किसके बारे में बताती है? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स के बारे में। यानी कि यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है लिगेंड्स की स्ट्रेंथ के बेसिस पे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फिर वीक लिगेंड, इस तरीके से अरेंजमेंट है। अब बनती कैसे है? ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे पास कार्बन पे नेगेटिव है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और फ्लोरीन पे नेगेटिव है। इन चारों में मुझे बताइए सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? तो इन चारों में सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा जो इलेक्ट्रॉन रखने के लायक नहीं है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एफ होता है, तो एफ के अंदर बहुत अच्छी काबिलियत है कि वो इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, तो वो डोनेट नहीं करेगा। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो सबसे अच्छी डोनर एबिलिटी किसकी होगी फिर? कार्बन की।
इसी बेसिस पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनती है। उस सीरीज में सबसे पहले नजर आते हैं हमें कार्बन डोनर। सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन होंगे हमेशा? जो कार्बन एटम से डोनेट कर रहे होंगे, एग्जांपल मैं अभी दिखा दूंगा। फिर आते हैं नाइट्रोजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर। फिर लास्ट में आते हैं आपके पास हैलोजन डोनर। तो कार्बन डोनर, देन नाइट्रोजन डोनर एंड ऑक्सीजन डोनर, लास्ट में आपके पास आते हैं हैलोजन डोनर। अब ये एबिलिटी हम लोगों ने कैसे डिसाइड करी है? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की डोनर एबिलिटी कम होगी। तो मैंने आपको पहले भी जब हमने वीबीटी पढ़ी थी तो मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग लिगेंड सबसे ज्यादा कौन है? CO। तो CO कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो देखो डोनर एबिलिटी ज्यादा है इसलिए स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आपने याद किया था CN नेगेटिव। फिर मैंने एक याद करवाया था तुम्हें NO2 1 नेगेटिव। तो ये 3 लिगेंड हमारे पास क्या थे? स्ट्रॉन्ग। तो देखो कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर। इसके बाद ऑक्सीजन वगैरह आ जाएंगे, जैसे H2O आ जाए, बीच में और भी होते हैं बहुत, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं होते। फिर लास्ट में हैलोजन आ जाएंगे। फ्लोरीन से खराब लेकिन कौन होता है? आयोडीन। आयोडीन सबसे लास्ट में आता है। तो ये तो ऑर्डर मुझे लगता नहीं कि कभी पूछा जाएगा, पूछा भी जाएगा तो इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है? या 2 एलिमेंट देकर कंपैरिजन होंगे किसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कहानी ये रही। तो CFT की बातें आपको समझ में आ गई होगी। लिमिटेशन मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी। CFT का कहना यह था कि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब अगर मेटल पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो CFT फेल हो जाती है। और ऐसा कब होता है? जब कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो, जैसे NiCO का होल 4। NiCO का होल 4, यहाँ पे तो मेटल पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है। तो इसका मतलब CFT इसको एक्सप्लेन नहीं करती है। दूसरा, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बताना पॉसिबल नहीं है। ज्योमेट्रीज यहाँ से हम नहीं बता सकते क्योंकि ये सिर्फ d ऑर्बिटल को लेकर चलती है, s और p का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे होंगे वर्नर्स थ्योरी और आइसोमेरिज्म, वही हमारे लास्ट टॉपिक होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लो, और पुरानी वीडियोस देखनी है, यूनिट 1 की प्लेलिस्ट देखनी है, ये यूनिट 2 की, तो लेक्चर्स के लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।